नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देखना। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। मुंबई की खबर है। कुर्ला बस हादसे को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो ड्राइवर था उसको बस चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। 1 दिसंबर को ही इस बस ड्राइवर की नियुक्ति की गई थी। पुलिस ने कुर्ला बस हादसे पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 पर पहुंच चुकी है। कुर्ला बस हादसे में 49 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा हादसा हुआ कुर्ला में। बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 49 लोग घायल हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो बस ड्राइवर था, अभी 1 दिसंबर को ही, मतलब इसी महीने 1 तारीख को ही इसकी नियुक्ति हुई थी। और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इसे बस चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था, बावजूद इसकी नियुक्ति कर ली गई। आपको जरा एक रिपोर्ट दिखा देते हैं पहले अपने सहयोगी मृत्युंजय की। सोमवार रात मुंबई के कुर्ला इलाके में बेहद भीषण और भयावह सड़क हादसा हुआ। मुंबई की एक बस चालक ने लगभग 30 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मार दी और लगभग 50 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। वाकया 9:30 बजे के बाद हुआ। रात 9:30 बजे के बाद मुंबई के कुर्ला स्टेशन से 332 नंबर की बेस्ट की बस निकलती है। यही वो सड़क है जिस रूट पर 332 नंबर की बस मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से निकलकर अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। 9:50 के करीब जब बस यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर बस चालक का बस पर से नियंत्रण खो गया और जो बस है वो अनियंत्रित हो गई। और फिर उसके रास्ते पर जो कोई वाहन आया, जो कोई पैसेंजर आया, जो कोई यात्री आया, उसे कुचलते हुए बस आगे बढ़ती रही। घटना की शुरुआत इस एल विभाग का, जो कि मुंबई महानगर पालिका का एल वार्ड है, दफ्तर है, उसके ठीक सामने से शुरू हुआ। और जब 9:50 पर अनियंत्रित बस इस दिशा में तेजी से बढ़ने लगी, जिस प्रकार से आपको सड़कों पर इस समय लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं, वाहन आ जा रहे हैं, इसी प्रकार से कल रात को भी वाहनों की आवाजाही थी, लोग सड़कों पर इसी प्रकार से चल रहे थे। लेकिन जब बस अनियंत्रित हो गई तो जो भी रास्ते में आया उसे कुचलते हुए, उसे टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। या आप जो सड़कों के किनारे जितने वाहन देख रहे हैं, इन वाहनों को भी टक्कर मारी। लगभग 30 से 40 वाहन, चाहे वो बाइक हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे, उन वाहनों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। इन सड़कों के किनारे जो लोग खड़े थे या फिर सड़कों पर जो चल रहे थे, उसे भी बस ने टक्कर मारी और इस घटना में लगभग 50 लोग इस हादसे के चपेट में आ गए। आप देखिए सड़क के किनारे जिस प्रकार से वाहन है, बाइक है, या आप देखिए एक्टिवा बाइक है, क्षतिग्रस्त हो गई है, सड़क के किनारे लगी हुई थी। इस कार को देखिए जिस प्रकार से बस ने टक्कर मारी। जो भी सड़क के किनारे वाहन खड़े हुए थे उन्हें टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। लगभग 100 से 120 मीटर तक इसी प्रकार से कुछ वाहनों को घसीटते हुए, लोगों को टक्कर मारते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है मुंबई से। जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी तय होगी? बिना किसी अनुभव के नियुक्त कैसे कर लिया गया इस बस ड्राइवर को? मृत्युंजय। रोमाना, देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो मुंबई की बेस्ट बसेज हैं, जो कि मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, उसमें ड्राइवरों को पेरोल पर नहीं रखा जाता या फिर कंडक्टर को नहीं रखा जाता, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या प्रक्रिया है, उन्हें रखने की क्या प्रक्रिया है, ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि जो कल वो घटना हुई, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा और आपको जानकारी भी देता हूँ कि हमने अभी बताया अपनी रिपोर्ट में, और बाद में जो बस चालक है उसने यहाँ एक सोसाइटी का गेट है, ये पिलर है, इस पिलर को जब टक्कर मारी, ये सामने देखिए बाबा साहेब आम्बेडकर नगर का ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ के जो पिलर को टक्कर मारी उसके बाद बस जाकर रुक गई। उस बस में भी लगभग 50 लोग सवार थे। ये जो 1 तारीख को इसकी ड्राइवर की नियुक्ति हुई थी, जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसके पास कोई बड़ा अनुभव नहीं था गाड़ी चलाने का, पैसेंजर बस चलाने का या फिर इस प्रकार के बड़े बस चलाने का, ट्रक चलाने का, ऐसा कोई अनुभव नहीं था। छोटे वाहन चलाता था, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो बस कंडक्टर की नियुक्ति 1 तारीख को हुई थी। उसे ऐसे व्यस्त सड़क पर, जरा आसिफ इस तस्वीर को दिखाइए, इतनी पतली सकरी सड़क पर जो कि कुर्ला रेलवे स्टेशन से निकलती है और एलबीएस रोड की तरफ जाती है, ऐसी सड़क पर बस चलाने का अनुभव तो नहीं रहा होगा और इसीलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया। और देखिए लगभग 30 से 32 गाड़ियाँ जो थी, बड़ी छोटी,
कार हो, दो पहिए हो, उनको टक्कर मारते हुए बस चालक आगे बढ़ते चला गया। ये कुछ वाहन है जिनको किनारे किया गया है, जो थोड़े से भी जो वाहन थे सड़कों पर आए हुए थे उनको टक्कर मारते हुए वाहन आगे चला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुर्ला की, और निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में बस चालक है, सवालों के घेरे में संस्था है कि कैसे इस प्रकार की नियुक्ति की गई जिसे अनुभव ही नहीं था इस प्रकार के पैसेंजर बस चलाने का, बेस्ट की बस चलाने का। और इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। तो सवाल यही है कि असली जिम्मेदार इस 7 लोगों की मौत का कौन है, किसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 50 लोग घायल हैं, जिसमें से अभी भी कुछ लोग बेहद गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल, बहुत से सवाल ये हादसा अपने पीछे छोड़ गया है और ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय होगी, इसी को लेकर हमारी नजर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े हम आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, संसद में जारी गतिरोध, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। इस बीच खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद परिसर में फिर से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में। संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन के सांसद प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। आप जानते हैं, लगातार संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसद संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसी तरीके से अदानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ये तस्वीर एक कल की है, जब हाथ में मुखौटे लेकर संसद भवन परिसर में पहुंचे विपक्ष के सांसद। ये देखिए, ये वो तस्वीर। हर दिन विरोध प्रदर्शन का एक अलग अंदाज होता है। कल ये मुखौटे थे, उससे पहले टी शर्ट्स थी, उससे पहले जैकेट्स थी काले रंग की, उससे पहले मास्क लगाकर काले रंग का चेहरे पर पहुंच रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष के सांसद। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा में विपक्ष ने तैयारी बड़ी की है। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक विपक्ष के 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। धनखड़ ने गतिरोध तोड़ने के लिए बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक। अब तक विपक्ष के 70 सांसद हस्ताक्षर कर चुके हैं। गतिरोध तोड़ने के लिए धनखड़ ने फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी सभापति के खिलाफ। जो हमें देखने को मिला खासतौर से राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर सकता हूं, पर राज्यसभा की बात कर सकता हूं। जो हमें देखने को मिला बहुत बहुत अद्भुत था, आश्चर्यजनक था और बहुत, मैं कह सकता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण भी था। क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं वो अंपायर होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं, पर नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिला बोलने का। सदन के नेता को बहुत सारे मौके मिले और चुन चुन कर सरकार बीजेपी के जो सांसद हैं उनको बुलाया गया कि बोलो, आपको क्या बोलना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चेयरमैन साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े देश के बड़े वकील हैं, गवर्नर साहब रह चुके हैं। किसानों पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है, दर्द और पीड़ा जताई है पिछले 4-5 दिनों में। पर मुझे पता नहीं क्या उनकी मजबूरी हो गई कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं दिया। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, विपक्ष के सांसदों की क्या है पूरी तैयारी आज के दिन के लिए, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक और संसद भवन परिसर तक सत्ता पक्ष की घेराबंदी की। जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए, अदानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाना चाहता है विपक्ष। रोज जो प्रदर्शन होता है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले, वो अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। महत्वपूर्ण ये है रोमाना कि 10:30 बजे सभापति राज्यसभा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है गतिरोध को तोड़ने के लिए। उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश शामिल हो रहे हैं और प्रमोद तिवारी मेरे साथ है। इनफैक्ट मैं उनसे लाइव बातचीत आपको सुनवाता हूँ और जानते हैं कि क्या आज गतिरोध टूटेगा। प्रमोद जी, आप लाइव है एबीपी न्यूज पर और सवाल ये है, दर्शक जानना चाहते, देश जानना चाहते हैं, क्या गतिरोध आज खत्म होगा संसद का, क्या कामकाज का जवाब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। गतिरोध उनका पैदा किया हुआ है। आज तक मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष ऐसी स्थितियां बना दे सदन न चल पाए, इसका जवाब भाजपा देगी। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है और अगर आप लोग ला रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? जिस दिन इंडिया गठबंधन तय कर लेगा तो उस दिन हम आपको अधिकृत रूप से अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी और समय बता दें। लेकिन ये रणनीतियों में एक शामिल है कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। संभावना होती है, संभावनाओं में इसकी वजह क्या है सर? क्यों आप लोग स्पीकर के चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं? मुद्दा उठ पा रहा है, ना उठ पा रहा है मुद्दा किसानों का, बेरोजगारी का, मणिपुर का
और अडानी की तो बहुत साफ है कि अदालत ने संज्ञान ले लिया, हमें चर्चा तो करने दो। भारत के अधिकारियों को दिया गया, अब उसमें रह क्या गया, उसको भी आप चर्चा नहीं कर। उम्मीद है ये जो बैठक बुलाई है धनखड़ साहब ने, उसमें गतिरोध खत्म होगा। मैंने कहा एक आदमी जवाब दे सकता है, जब तक अडानी की और मोदी जी की दोस्ती रहेगी तब तक क्या होगा संभावना। ये मुद्दा आप लोग नहीं छोड़ने वाले हैं? मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है, कोई कांग्रेस का मुद्दा तो नहीं है ना। 2300 करोड़ रुपए जो रिश्वत की बात का संज्ञान लिया है अदालत ने, वो एक गंभीर 1000 करोड़ 20,000। तो सुना आपने रोमाना। प्रमोद तिवारी राज्यसभा में उपनेता कांग्रेस के, जगदीप धनखड़ ने जो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है गतिरोध खत्म करने के लिए, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और साफ कहना है कि अडानी का मुद्दा तो विपक्ष नहीं छोड़ रहा, ये सरकार पर है कि क्या सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है या नहीं होती है। आसार यही लग रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर जो कार्रवाई है वो जो हंगामे की भेंट दोनों ही सदनों में चढ़ सकता है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैनेंद्र, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर के बारे में आपको बता देती हूं। मुंबई में सावरकर की तस्वीर पर महायुति ने महाविकास आघाड़ी को घेरा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा से वीर सावरकर की तस्वीर हटाने की खबर आई। कर्नाटक विधानसभा से तस्वीर हटाने के प्रस्ताव की खबर थी। दमन का सहारा ले रही है कर्नाटक सरकार, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएंगे, ये शिंदे की तरफ से कहा गया। कर्नाटक सरकार के खंडन के बाद भी महाराष्ट्र में हालांकि सियासत गर्म है। कर्नाटक के सीएमओ ने किया था तस्वीर हटाने के प्रस्ताव का खंडन। कर्नाटक से कहा जा रहा है कि साहब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि वीर सावरकर की तस्वीर हटाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में सियासत गरमा रही है और महायुति जो है वो सीधे घेराबंदी महाविकास आघाड़ी की कर रही है। वीर सावरकर जिन्होंने पूरे देश के लिए त्याग और जो योगदान दिया है, इसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिमा को हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसका भी मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सरकार की भूमिका स्पष्ट की है और इसलिए ऐसा दमन चक्र जो है ये करने वाली कर्नाटक सरकार को पूरी तरह ये महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की जनता सबक सिखाएगी। और महायुति के इस हमले को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने पलटवार कर दिया है। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, मराठी मानुष का मुद्दा है, ये शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है। विधानसभा से तस्वीर हटाना गलत होगा। अंबादास दानवे तस्वीर हटाई नहीं गई है, महाराष्ट्र सरकार अपना रुख साफ करे, ये कह रहे हैं अंबादास दानवे। तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मराठी मानुष का मुद्दा है, तस्वीर तो हटाई नहीं गई है और ऐसे में अपना रुख महाराष्ट्र सरकार साफ करे कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है। देखो, ये इशू कोई पार्टी का नहीं है, ये इशू मराठी मानुस जो है उसका इशू है। इसलिए इशू कोई पार्टी का नहीं है, ना बीजेपी का नहीं है, ना कांग्रेस का नहीं है, ना शिवसेना का नहीं है। ये इशू मराठी, ये इशू इस विषय का ये इशू है। इसलिए इस महाराष्ट्र में मराठी मानुस जो है उसकी बाजू लेना मुझे लगता है ये सही भूमिका शिवसेना लेती रही है, आदित्य जी ने ली है। और उसके खिलाफ कोई बात करते हो तो उसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कौन क्या कहेगा, कौन से पार्टी का, इससे हमको लेना देना नहीं। हमारे बारे में हमारी प्रायोरिटी है कि जो मराठी मानुस बेलगांव में है, निपानी में है, कारवार में है, जो कर्नाटक में है, उसको सुरक्षितता दी जाए। उसके जो डेमोक्रेसी में जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। वो अधिकार आज कर्नाटक में नहीं मिल रहे, इसलिए आदित्य जी ने आवाज़ उठाई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, मतलब अब सावरकर की तस्वीर पर ये महाविकास आघाड़ी और महायुति में आर पार? जी बिल्कुल, और महायुति इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को टारगेट कर रही है, क्योंकि सावरकर एक ऐसा नाम है जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी में इससे पहले भी कई बार मतभेद खुलकर सामने आए। क्योंकि हिंदुत्व की भूमिका लेने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट
लगातार ये बात कहती आई कि सावरकर उनके लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन कांग्रेस सावरकर को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करती आ रही है कि वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे और उनको लेकर कई बार आलोचना करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता भी दिखाई दिए हैं। इसकी शुरुआत पिछले विंटर सेशन कर्नाटका असेंबली से हुई, जब वहाँ के स्टेट मिनिस्टर आर प्रियंक खरगे इन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वीर सावरकर इनका पोर्ट्रेट वो असेंबली से निकालेंगे। तभी से ये बात शुरू हुई थी और इस सेशन के दौरान ये बात रिपोर्ट सामने आई कि ये ऐसा निर्णय कर्नाटका सरकार कर सकती है। हालांकि कर्नाटका सरकार कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई विचार नहीं, लेकिन कल ये बात जोर शोर से सामने आई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभी मिलकर कांग्रेस से ज़्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलते हुए नजर आए। आज भी उसको लेकर कहीं आंदोलन होने की संभावना है और जवाब मांगा जा रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि कांग्रेस की इस भूमिका को लेकर उनकी क्या राय है। उनकी भूमिका उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए। उन्हें अब टीपू सेना तक का नाम बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि अब शिवसेना मतों के लिए इस तरह की भूमिका लेती नहीं है, वो कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गई है और कांग्रेस जो कहेगी और वो करेगी और सावरकर की भूमिका भी वैसी ही है। तो राजनीति गरमाई है और टीपू सेना यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नाम देकर उन पर हमला करने की कोशिश या लगातार हमले भाजपा करती नजर आ रही है महाराष्ट्र में। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कर्नाटक सरकार की तरफ से खंडन किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि गणेश बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासत इस मामले पर गर्म है। और आइए अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत की तरफ से पूछा गया है आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। कोर्ट ने कहा कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। दरअसल कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या फिर सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हैरानी जताई और कहा कि इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी रह गए हैं। होना यह चाहिए कि आप मुफ्त के राशन की जगह रोजगार पैदा करें। तो देखिए किस तरीके से केंद्र सरकार को जो मुफ्त में राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसी को लेकर जब जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई तो अदालत की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, मुफ्त की रेवड़ी स्थायी साधन नहीं। सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल सही है क्योंकि ये सारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। जो लोग फ्री का सबको है भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन जो फ्री का मिल रहा है उतने में अभी तक ये नए रोजगार सृजन कर सकते थे जो परमानेंट लोगों की रोजी रोटी का साधन बन जाते। परमानेंट कोई साधन है नहीं तो ये देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा रहेगा नहीं और लोगों को न रोजगार होगा तो अब देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है बिल्कुल सही है। अदालत की इस ऑब्जर्वेशन को लेकर कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन को सुनिए जरा। ये 100% सही कहा है। जिस तरह से भाजपा सरकार कर रही है, 51 करोड़ लोगों को आप घर में बैठा के सिर्फ राशन दे के ये दिखा रहे हैं कि भैया राशन दे रहे हैं, भोजन दो रोटी खाओ और वोट हमें देते रहो। आप वेजेस बढ़ाइए, वेजेस पे कुछ काम कीजिए। आप जिस तरह सिर्फ और सिर्फ आप ही कह रहे थे रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए और रेवड़ियां बांट के आपने पूरे देश को बेरोजगार बनाने का काम किया है। आप ही है ना जो बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां हम देने का काम करेंगे। तो 100% सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को भी जरा सुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है उस पर विचार करे सत्तारूढ़ दल, और उसको विचार करने के लिए जब कभी संसद में लाएंगे हम उस पर विचार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने और इस पे दिए गए भाषण को लेकर विवाद और आगे बढ़ गया है। आज वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया। कपिल सिब्बल कह रहे हैं जस्टिस शेखर यादव ने भारत को तोड़ने वाली बात की है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते जैसे जज साहब कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के पद पर बैठे व्यक्ति को ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए, कुर्सी पर बैठने नहीं देना चाहिए, एक भी केस उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया।
तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसी बात करता जो एक न्यायाधीश ने कर दी, और बिना सोचे समझे जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे उनको बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल संविधान से लेना देना है। और संविधान के आधार पे लोगों की रक्षा करनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने आखिर वीएचपी के विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में वो कौन सा बयान दिया था जिस पर ये मामला इतना तूल पकड़ गया, जरा सुन लेना जरूरी हो जाता है। जस्टिस शेखर यादव ने अपने भाषण में कठमुल्लों तक का जिक्र किया था, सुनिए। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, हिलाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने यह भी समझाया था कि हिंदू कौन है। हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। संविधान की रक्षा के पद पर बैठे व्यक्ति को ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए, कुर्सी पर बैठने नहीं देना चाहिए। ये जो बयान दिया है जस्टिस यादव की तरफ से, उसके बाद ये कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जस्टिस शेखर यादव ने भारत को तोड़ने वाली बात की है। राजनेता भी ऐसी बातें नहीं करते, जैसा कि एक सिटिंग जज कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए, ये मांग कपिल सिब्बल की तरफ से की जा रही है। कह रहे हैं एक भी केस उनके पास नहीं जाना चाहिए। जस्टिस शेखर यादव ने भारत को तोड़ने वाली बात की है। कपिल सिब्बल का ये बड़ा बयान। और इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, उनसे खास बातचीत की इस मुद्दे पर, सुनिए। मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने जो बयान दिया है वीएचपी के कार्यक्रम में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसको लेकर के कोई आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बड़े एक आश्चर्य की बात है, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में आकर भारतीय संविधान को अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। जब पहली बार 2014 में संसद में आए तो उन्होंने ठोक दिए, उस पर आज इस सदन में 13, 14 और 16, 17 को राज्यसभा में और उसके पहले लोकसभा में भारतीय संविधान पर चर्चा होने वाली है। और वहीं एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कानून वही करेगा जो बहुमत चाहेगा। ये तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को तो हाईकोर्ट जज कैसे बना दिया गया? उसके खिलाफ तो इम्पीचमेंट मोशन हम लाएंगे। क्या आप लोग इम्पीचमेंट मोशन इंडिया अलायंस की तरफ से लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। ठीक है। मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी। तो इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन, ये कहते हुए दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के सांसद है दिग्विजय सिंह, कह रहे हैं कि एक तरफ देश के अंदर सदन में संविधान दिवस को लेकर चर्चा करने की तैयारी है और वहीं दूसरी तरफ देश में हाईकोर्ट के जस्टिस इस तरीके का बयान देते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। देखिए, संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस आज भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। संसद भवन परिसर में काला बैग लेकर आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं और इस काले रंग के बैग पर लिखा हुआ है मोदी अदानी भाई भाई। तो नारा वही जो कांग्रेस की तरफ से रोज लगाया जाता है
और आज वो नारा जो है वो काले रंग के बैग पर लिखा हुआ है। और आज कई कांग्रेस के ये सांसद आपको नजर आएंगे जिनके हाथ में इसी तरीके के काले रंग के बैग हैं और बैग पर मोदी अदानी भाई भाई लिखा हुआ है। तो कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन का रोज एक अलग अंदाज निकालकर लेकर आ रही है। आज ये काले रंग का बैग और उस पर मोदी अदानी भाई भाई लिखा हुआ है। कभी कांग्रेस के सांसद काले रंग का मास्क लगाकर आते हैं, उस पर मोदी अदानी भाई भाई लिखा होता है। कभी कांग्रेस के सांसद काले रंग की जैकेट पहनकर आते हैं और उस जैकेट पर मोदी अदानी भाई भाई वाले स्टिकर लगे होते हैं। तो आज ये अंदाज है कांग्रेस के सांसदों का, हाथ में काला बैग है। और इस मौके पर प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, जरा सुनते हैं। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने और जन करा रहे हैं हर रोज। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि हम जो हैं वो रोज विरोध प्रदर्शन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बाहर करते हैं, फिर हम रोज अंदर जाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि सदन चले, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहता और इस वजह से सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देता है। हम चर्चा चाह रहे हैं, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम विरोध करते हैं। ये आज की तस्वीर, कांग्रेस के आज सांसद काले रंग का बैग लेकर पहुंचे। देखिए आप यहाँ पर कांग्रेस सांसद नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, काले रंग का बैग कंधे पर लटकाया हुआ। तो काले रंग का बैग जिस पर लिखा है मोदी अदानी भाई भाई, आज ये अंदाज है कांग्रेस के सांसदों का संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।